Hello, my dear students. Good morning. Nakam. Shastrekal. Class 10th. Chapter number 2. Economics. Sectors of Indian economy. इस चैप्टर में हमने जो भी बातें की इससे पहले उनके बारे में आपको बताया गया। आज जिस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे वो पॉइंट है नरेगा, और उसके बाद भी कुछ पॉइंट आएंगे, उसके बारे में बात किया जाएगा। तो हम जानते हैं कि हमें छोटे से समय के लिए, थोड़े से समय के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उनको तेज़ी से अमल में लाने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्विक जो मेजर्स होते हैं उन्हें अपनाने की कोशिश की है। इस चीज़ को देखते हुए भारत में लगभग 625 जिलों में उन्होंने एक अधिकार चलाया है, इम्प्लीमेंट किया है, एक लॉ इम्प्लीमेंट किया है जिसे कहते हैं राइट टू वर्क। इसे कहा जाता है राइट टू वर्क। एक कानून बनाया। इस कानून को ही ना हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा MNREGA मनरेगा 2005 स्टार्ट किया गया। इसको हम मनरेगा कार्यक्रम कहते हैं। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया क्या गया? इसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 कहा जाता है। इसके अंतर्गत अंडर दिस all those who are able to and are in need of work are guaranteed 100 days of employment in a year by the government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances टू द पीपल। ये कहा जाता है कि जिन भी लोगों को, जो लोग काम करने में सक्षम हैं, जिन्हें काम की ज़रूरत है, सरकार के द्वारा उन ग्रामीण क्षेत्रों में साल में कम से कम, वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। अगर यदि सरकार इस रोजगार को उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। दिस टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंसेस अंडर द एक्ट। तो इस अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है ना? तो इन चीज़ों से ये फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम। संगठित और असंगठित जो क्षेत्रक होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके क्षेत्रकों का कैसे विभाजन किया गया है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर दो लोगों के बारे में बताया गया है, तो पहले थोड़ी सी बात करते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये दोनों कौन हैं, क्या करते हैं। अगर हम सेक्टर्स का डिवीज़न करें तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आते हैं। अगर हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने का तरीका देखें तो इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं।
उनके काम की क्या शर्तें हैं इसे देखते हैं, कोई नियम है तो वो देखेंगे नियम हम इसमें, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक तो है कांता और एक का नाम है कमल। कांता जो है ना वो एक कार्यालय में काम करती है, पढ़ती है वहाँ पर, सॉरी गलत कह गया मैं आपसे, माफ़ करें मुझे। कांता जो है वो एक कार्यालय में काम करती है। सुबह 9:30 बजे जाती है और शाम को 5:30 बजे तक कार्यालय के अंदर रहती है, वहाँ काम करके फिर वो लौट आती है। नियमित रूप से हर एक महीने के अंत में उसे लास्ट में अपना वेतन मिल जाता है। वेतन के अलावा वो सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। तो भविष्य निधि आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते? इन एडिशन टू द सैलरी शी आल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। उसे अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस मिलता है और भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। सरकार ने जो भी भत्ते चालू कर रखे हैं वो सब उसे मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती, संडे को नहीं जाती है। इस दिन छुट्टी करती है वो, उसके कार्यालय की छुट्टी रहती है। वो नहीं करती बल्कि उसके कार्यालय की छुट्टी रहती है, तो वो इसलिए छुट्टी पर रहती है। लेकिन उस दिन का वेतन उसे मिलता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र भी दिया गया था। इसमें क्या था? इसमें नौकरी संबंधी बातें लिखी गई थीं, बहुत सारी शर्तें लिखी गई थी, उनका उल्लेख किया गया था और उसके नीचे उसने अपना साइन किया था। आइए अब हम कमल के बारे में बात करते हैं। कमल कौन है? कमल जो है ना कांता के ही पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति है। वो नज़दीक के किराना दुकान जो है ना जहाँ पर सामान मिलता है वहाँ पे दैनिक मजदूरी करने के लिए जाता है। तो वो श्रमिक हो गया एक टाइप का। सुबह 7:30 बजे दुकान पे जाता है, शाम को 8 बजे तक करता है वहाँ काम। अपनी मजदूरी के अलावा उसे कोई भत्ता नहीं मिलता वहाँ। जिस दिन वो काम करता है उस दिन उसे पैसा मिलता है, जिस दिन वो काम नहीं करता उस दिन का पैसा उसे नहीं मिलता। उसे कोई छुट्टी या वेतन वाली जो है ना अवकाश नहीं मिलता है, सवेतन वाला। कोई भी औपचारिक पत्र नहीं मिला जब उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। उसे दुकान की नियुक्ति के बारे में कहा गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जिसने उसे नियुक्त किया उसने उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है उस व्यक्ति को। तो ये दो प्रकार के क्षेत्रक हमें देखने को मिलते हैं। कांता जो है संगठित से क्षेत्रक में काम करती है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है, जबकि कमल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है। तो दोनों कहानियों से आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। एक क्षेत्र वो है जहाँ पर काम करने के घंटे निश्चित हैं, एक वो क्षेत्र है जहाँ पर काम करने के घंटे निश्चित नहीं हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ पर सुनिश्चित काम है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सुनिश्चित काम नहीं है। एक ऐसा क्षेत्र है ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे उसका पंजीकरण किया गया है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कमल का कोई भी पंजीकरण नहीं किया गया। सरकारी नियम और जो विनियम होते हैं उनका उसे अनुपालन करना होता है कमला को, जबकि जो कमल है कांता को, जबकि जो कमल है उसे जो है इन सब चीज़ों का कोई भी अनुपालन नहीं करना। इन नियमों और विनियमों का अनेक विधि होती हैं। ये कारखाना का अधिनियम अलग है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अलग है, सेवा अनुदान नियम अलग है, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम अलग है। तो इन सब में उल्लेख किया गया है। तो इन सब को हम कहते हैं संगठित क्षेत्रक, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज्ड में इसका जस्ट उल्टा होता है कि नहीं? तो संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा होती है, निश्चित समय तक काम करते हैं, अधिक काम करते हैं तो ज़्यादा वेतन भी मिलता है, अतिरिक्त वेतन भी मिलता है कि नहीं है? ये सारे काम हैं।
बहुत सारे लाभ मिलते हैं उनको। लाभ क्या क्या मिलते हैं? लाभ मिलता है, छुट्टी मिलती है, छुट्टी का वेतन नहीं कटता। अवकाश की जब भी काल होता है उस समय भी उनको भुगतान किया जाता है। भविष्य निधि, सेवानुदान, ये सब चीज़ें, चिकित्सीय लाभ, हेल्थ के सारी चीज़ों को पाने का वो हकदार है। जो भी नियम हैं वो सब कायदे कानून उसके लिए प्रभावी होते हैं, लागू होते हैं। तो ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर। सुविधाएं मिलती हैं इस सेक्टर में। जब रिटायरमेंट हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो पेंशन भी मिलती है। मालूम है ना आपको? आपके घरों में भी ऐसे लोग होंगे जो रिटायर हो गए होंगे और उनको पेंशन मिल रही होगी। लेकिन अगर कमल को देखा जाए तो बेचारा काम के बोझ के नीचे दबा हुआ है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में आता है ना, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आता है ना। इसमें क्या होता है? छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ होती हैं, सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस क्षेत्र में नियम और विनियम होते तो हैं, लेकिन उनका कोई भी पालन नहीं करता। वो क्या करते हैं? कम वेतन वाले जो लोग होते हैं, कम वेतन पाने वाले, उनको रख लेते हैं अपने पास। यहाँ पर रोज़गार नियमित नहीं है, छुट्टियाँ यहाँ मिलती नहीं हैं। छुट्टी हो जाए तो उसका वेतन कट जाता है, अवकाश हो जाए तो भी उसका वेतन काट लेते हैं। बीमारी के कारण छुट्टी आदि का कोई यहाँ प्रबंध नहीं होता। रोज़गार बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप 4-5 दिन नहीं आए तो आपको काम से हटा दिया जाएगा। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटा दिया जाता है। कुछ मौसम में जब काम कम हो जाता है ना, तो इन जगहों से लोगों को हटा भी दिया जाता है, छुट्टी दे दी जाती है उन लोगों को। बहुत से लोग इसमें जो नियोक्ता होता है, जो दुकान वाला होता है या जो भी उसे नियुक्त कर रहा है, उसकी पसंद पर निर्भर होकर यहाँ काम करते रहते हैं। तो इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्य, जैसे सड़कों पर विक्रय करना, मरम्मत का कार्य करना, ये खुद अपने कार्य करते रहते हैं उन जगहों पर। इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करता है, ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को भी लगा लेता है। तो इस तरीके के कुछ ऐसे काम हैं जिनके द्वारा इस क्षेत्र में ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि असंगठित जो क्षेत्रक हैं उनके श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, कैसे बचाया जाए वहाँ पर लेबर को। क्या आपके पास कोई उपाय है इन लेबर्स को बचाने का? जब आप ऐसी नौकरियों में जाएं तो ऐसे लोगों की सहायता ज़रूर करें। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, क्या है कोई तरीका? तो वो कहता है कि संगठित क्षेत्र जो है ना, वो अत्यधिक मांग पर ही रोज़गार प्रस्तावित करते हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों में धीमी प्रगति होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। आमतौर पर संगठित जो क्षेत्र होते हैं वो, यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में काम करते हैं। ये ऐसी रणनीति है और ऐसा काम है जिसके द्वारा जो श्रमिक होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करने वाली जो विधियां होती हैं उनका अनुपालन से बचने के लिए ये लोग ऐसा काम करना शुरू करते हैं। बहुत से श्रमिक हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। बहुत कम वेतन मिलता है, लेकिन फिर भी उनका वहाँ शोषण होता है, उनको उचित मजदूरी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो काम पर लगे हुए रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पेट पालना होता है। उनकी आय कम होती है, आय नियमित नहीं होती, रोज़गार में संरक्षण नहीं होता, उन्हें कोई लाभ नहीं है, फिर भी बेचारे वो काम करते रहते हैं। सन 1990 में संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोज़गार खोते जा रहे हैं। उसके बाद से लगातार ये देखा गया है, ये लोग असंगठित क्षेत्र में जाकर काम जो है ना से असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। बहुत सारे इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और अधिक रोजगार को ज़रूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। इन लोगों को सहायता करने की इनकी ज़रूरत है। तो ये लाचार लोग हैं। गांव के क्षेत्रों में इस प्रकार भूमिहीन कृषि श्रमिक,
छोटे किसान, सीमांत किसान, फसल के बटाईदार किसान, बटाई पर होती है ना फसल, कारीगर, बुनकर हों, लोहार हों, बढ़ई हों, सुनार हों, इन सब से गांव तैयार होता है, इन सब से ग्रामीण क्षेत्र तैयार होता है। भारत में लगभग 80% परिवार जो है ना वो ग्रामीण परिवार और छोटे सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती, पर इन्हें ये सारी चीज़ें प्राप्त कराने की ज़रूरत किसकी है? सरकार को। सरकार इन्हें समय से बीज उपलब्ध कराए, कृषि उपकरण, बैंक की सुविधा, भंडारण की सुविधा, विपणन केंद्र, ऐसी जगह उपलब्ध कराए। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, उनका निर्माण, व्यापार और परिवहन में जो कार्यरत आकस्मिक श्रमिक है ना, और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, वस्त्र बनाने वाले श्रमिक, कबाड़ उठाने वाले, लघु जो उद्योग हैं उनको भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक जो श्रमिक होते हैं उनको शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। हम जानते हैं, हम ये भी देखते हैं कि बहुसंख्यक जो श्रमिक होते हैं, ज़्यादातर श्रमिक वो कौन सी जाति के होते हैं? या तो अनुसूचित जाति के, या जनजाति के, या फिर पिछड़ी जातियों से होते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर भी काम करने के अलावा इनको सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। तो ये सामाजिक भेदभाव इनके लिए अभिशाप है। आर्थिक और सामाजिक जो विकास है उसके लिए असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनको संरक्षण दिया जाना और सहायता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। बहुत सिंपल पॉइंट है, ज़्यादातर पेपर में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इन दोनों के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको आसानी से याद कर लेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे भी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं गतिविधियों के हिसाब से, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र जो होता है वो प्राइवेट होता है, सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक होता है। तो पब्लिक सेक्टर होता है, उसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो संपत्ति होती है उस पर किसका अधिकार होता है? सरकार का स्वामित्व होता है, और सरकार की ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो ये है हमारा पब्लिक सेक्टर, समझ गए। सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या है? इसे प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं हम। प्राइवेट सेक्टर में क्या होती है, जो संपत्ति होती है उस पर किसका अधिकार होता है? उसके मालिक का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है या कंपनी के हाथों में उसका अधिकार होता है। अब बात करें रेलवे, डाकघर, ये सब हैं कैसे सेक्टर? पब्लिक सेक्टर। जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी जिसको टिस्को कहते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये कैसी संपत्तियां हैं? प्राइवेट सेक्टर की संपत्तियां हैं। तो ये दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं। इन सभी चीज़ों के लिए हम जो एकल स्वामित्व है और जो कंपनी है उनको भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र में का जो ध्येय होता है, जो फ़ायदा होता है, वो केवल क्या होता है? लाभ कमाना। प्राइवेट सेक्टर अपने लिए लाभ कमाता है मालिक, जबकि पब्लिक सेक्टर में सबके लिए फ़ायदा होता है। सरकारी जो सेवाएं होती हैं उन पर जो किए गए व्यय होते हैं उनकी भरपाई करों और अन्य तरीक़ों से की जाती है। आधुनिक दिनों में देखा जाए तो सरकार सभी तरीके की गतिविधियों पर व्यय कर रही है, पैसा खर्च कर रही है, ठीक है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो इस तरीके के कुछ काम हैं, बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं चीज़ों पर, निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोगों से पैसा एकत्र किया जाता है और इसको करना भी आसान नहीं है।
फिर भी यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे उसकी ऊंची कीमत भी वसूलते हैं। जैसे पुल बनाया, कहीं सड़क बनाई, रेलवे या पत्तन बनाए, जिनको हम हार्बर बोलते हैं, या फिर बिजली आदि का निर्माण है, बांध है, तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। सरकार ऐसे ही भारी व्यय स्वयं उठाती है अपने ऊपर, अपने जिम्मे, और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की भी ज़रूरत पड़ती है, सरकार की ज़रूरत पड़ती है, और ये सरकारी समर्थन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, देयर आर सम एक्टिविटीज़। भारत सरकार निजी क्षेत्र को उन उत्पादनों और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रखती जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहन नहीं करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है। मालूम है ना आपको? ये सब चीज़ें आपके कहाँ से मिलती हैं? 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं राशन की दुकान पर। इसे अपने गोदामों में भंडारण कर लेती है सरकार, और राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों तक कम मूल्य पर पहुंचाती है। मालूम है ना आप सबको? ये बहुतों को इसमें से मिलता होगा। तो बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी जो है वो सरकार पर है। इन पर खर्च करना सरकार की अनिवार्यता है। सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना ज़रूरी है। हमने फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें कुछ गतिविधियों पर विचार भी किया था, और यहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे सिस्टम में किन क्षेत्रों की आवश्यकता पड़ती है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना, अच्छी शिक्षा देना, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षर की जो संख्या है विश्व में सबसे ज़्यादा है। हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, और उनमें से 1/4 बहुत गंभीर रूप से बीमार भी रहते हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनका शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से बहुत ज़्यादा अधिक है। सरकार का भी मानव विकास के जो पक्ष होते हैं ना, उसमें सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता और निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन, पोषण, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार का ये भी कर्तव्य है कि वो बजट थोड़ा सा बढ़ाए, और बढ़ाकर जो अत्यंत निर्धन लोग हैं उनकी देखभाल करे और उन्हें सही तरीके से संरक्षण दे। चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मुझे आशा है आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग आराम से इन सब चीज़ों को पढ़िएगा, दोबारा एक बार देखिएगा, और इस तरीके से हम लोग आगे के चैप्टर्स भी आपके लिए लाते रहेंगे। बढ़िया तरीके से आप लोग वीडियोस को देखिए, समझिए, जो चीज़ नहीं समझ में आती दोबारा देखिए, और बुक से भी थोड़ा सा कंसल्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।